Hello, welcome, my dear students. I'm back again with another very important class where we are dealing with beginning theory by Peter Berry. Peter Berry की beginning theory हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिसमें एक नया चैप्टर पर हम आ गए हैं, दैट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डिकंस्ट्रक्शन। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका होने वाला है। देखिए, पीटर बेरी की बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट जेआरएफ एग्जामिनेशंस एंड नॉट ओनली नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन, बस स्टेट लेवल जो भी इंट्रेंसेस होते हैं, स्लेट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो स्लेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन, जो भी स्टेट एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें भी ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका एक आउटलुक पूरा चेंज हो जाता है बुक को पढ़ने का, एंड एनी लिटरेरी पीस को एंजॉय करने का आउटलुक पूरा चेंज हो जाता है अगर उनकी पास थियरी की जानकारी रहती है। तो चलिए लेट्स बिगिन, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू दैट कि हमारा जो लेक्चर बैच है वो कंटिन्यूअस आपका जो है लाइव क्लासेस भी उसमें आपकी शुरू हो गई हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको हमारे जो लिटरेचर का एक एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करके वहां से आप जो है अवेल उसको कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पोस्ट, जैसा कि शब्द इटसेल्फ बताता है कि स्ट्रक्चरलिस्ट मूवमेंट आया, स्ट्रक्चरलिज्म के बाद जो आया वो एक मूवमेंट हमारा, दैट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन जैसा कि कोई आप शब्द ही बता रहा है, किसी चीज को डीकंस्ट्रक्ट करना, मतलब कुछ बना हुआ है उसको तोड़ करके जो है फिर से कुछ अगर हम बनाते हैं तो वो होता है डीकंस्ट्रक्ट करना। तो चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमारे जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनका क्या व्यूज है इसके बारे में, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो पहला पॉइंट दिया है हमारे बेरी साहब ने, वो दिया है सम थियोरेटिकल डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो आपको समझना है तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बीच में कुछ थियोरेटिकल डिफरेंसेस जो हैं उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं कि इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म अ कंटिन्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल। कह रहे हैं क्या जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है ये जो स्ट्रक्चरलिज्म था उसी का कंटिन्यूएशन है, आर अ फॉर्म ऑफ रेबेलियन अगेंस्ट इट, या इसके खिलाफ एक रेबेलियन है। जैसे भाई कोई भी मूवमेंट आता है, तो कोई भी मूवमेंट अगर मान लीजिए चल रहा है, अब ये मूवमेंट अपने जो है डिक्लाइन पीरियड में आता है, एक नया मूवमेंट शुरू होता है, तो क्वेश्चन यही उठता है कि क्या ये जो न्यू मूवमेंट शुरू हुआ है ये इस पुराने वाले मूवमेंट का कंटिन्यूएशन है या इसके अगेंस्ट आया कोई मूवमेंट है। भाई जैसे पार्टी आती है, जैसे सत्ता में कांग्रेस थी तो बीजेपी आई, तो बीजेपी आई, अब बीजेपी है, कांग्रेस आई, सेंटर की बात हम कर रहे हैं, स्टेट में अदर पार्टीज भी हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई दूसरी जो है, अभी तमिलनाडु में सरकार बनी है, तो तमिलनाडु में आप देखेंगे तो जो अपोजिट पार्टी थी उसमें किसी की सरकार नहीं बनी है ना, किसी के अगेंस्ट वाली सरकार नहीं बनी, बल्कि एक न्यूट्रल जो है वहां पर सरकार बनी है। एक ऐसी पार्टी जो पहले एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं, पहली बार उसने इलेक्शन लड़ा और उसने जो है अपनी सरकार वहां पर बनाई है। तो कोई भी मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट जब अपने डिक्लाइन पे होता है तो डिक्लाइन इसीलिए उसका आता है कि धीरे धीरे उसके अगेंस्ट कोई रेबेल करता है, खड़ा हो जाता है, या हो सकता है कि उसी में एक नई ब्रांच आ जाती है कंटिन्यू जो उसको करती है कुछ उसके थॉट्स को लेकर के। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। इन वन इंपॉर्टेंट सेंस कह रहे हैं कि अगर एक प्रकार से हम देखें तो इट इज द लैटर, शायद ये दूसरा है। यहां पर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर रहे हैं, शायद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट आया था, उसके रेबेलियन में आया था। क्यों? Since a very effective way of rebelling is to accuse your predecessors of not having the courage of their convictions। क्योंकि रेबेल करने में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आप अपने प्रीडेसेसर को अक्यूज कर सकते हैं कि भैया आपने क्या किया, आपके जो कन्विक्शंस थे उस पर आप अडिग नहीं रहे, आप हट गए, आपका कन्विक्शन सही नहीं था, आप ये कह करके क्या कर सकते हैं, रेबेल कर सकते हैं। ये बड़ा आसान तरीका होता है। Thus post accuse structuralist of not following through the implications of the views about language on which their intellectual system is based। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने क्या किया, इन लोगों ने जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे उनके ऊपर आरोप लगाया कि आप लोग खास करके लैंग्वेज को लेकर कर जिस पर आपका पूरा एक्चुअल सिस्टम बेस्ड है उसको लेकर के जो इम्प्लीकेशंस थे,
उसको शायद आप लोगों ने सही से फॉलो नहीं किया है, आप लोगों ने सही से इम्प्लाई नहीं किया है उसको। यही आरोप लगाते हैं कि मतलब जो इनका व्यूज अबाउट लैंग्वेज है उसका इम्प्लीकेशन स्ट्रक्चरलिस्ट ने सही से फॉलो नहीं किया है। ये आरोप कौन लगाता है? पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट लगाता है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चरलिस्ट लैंग्वेज पर बेस्ड है। As we saw, one of the structuralism's characteristic views is the notion that language doesn't just reflect and record the world, rather it shapes it so that how we see is what we see. आपको पीछे भी हमने बताया था, स्ट्रक्चरलिस्ट का मानना था कि लैंग्वेज केवल एक ऐसी कोई एंटिटी नहीं है, एक नोशन नहीं है जो केवल इस वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है, बल्कि इस वर्ल्ड को रिकॉर्ड करता है, बल्कि वो क्या है, रादर एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसा व्यूज है, नोशन है जो इस वर्ल्ड को शेप करता है। और हमारे वर्ल्ड को देखने का जो हमारा नजरिया है, हम जो देखते हैं और हम क्या देखते हैं, उसको शेप करने का काम भी कौन करता है? ये हमारा लैंग्वेज करता है। ये हमारे स्ट्रक्चरलिस्ट लोग कहते थे। द पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मेंटेन्स दैट, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे उनका कहना था दैट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस बिलीफ आर दैट वी एंटर अ यूनिवर्स ऑफ रेडिकल अनसर्टेनिटी। कहते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ कि दुनिया को हम कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, ये सब लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। इस बिलीफ का परिणाम ये हुआ कि हम एक ऐसे दुनिया में आ गए, इंटर कर गए, इंटर अ यूनिवर्स ऑफ रेडिकल अनसर्टेनिटी, जहां पर अनसर्टेनिटी है वो भी रेडिकल अनसर्टेनिटी है। सिंस वी कैन हैव नो एक्सेस टू एनी फिक्स्ड लैंडमार्क। तो क्यों रेडिकल अनसर्टेनिटी है? क्योंकि कोई लैंडमार्क फिक्स ही नहीं है, मीनिंग शिफ्ट हो रही है, विच इज बियॉन्ड लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग एंड हेंस वी हैव नो सर्टेन स्टैंडर्ड बाय विच टू मेजर एनीथिंग। और लैंग्वेज जो प्रोसेसिंग है उससे हट करके ये बिल्कुल है, और इसीलिए शायद हमारे पास कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, सर्टेन स्टैंडर्ड नहीं है जिससे हम किसी भी चीज को मेजर कर सकें। ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट लोग कह रहे हैं। इसीलिए हम जो स्ट्रक्चरलिस्ट का व्यूज है उसको क्या कर सकते हैं, उसको अपोज करते हैं, उसका रेबल करते हैं। विदाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगेंस्ट विच टू मेजर मूवमेंट यू कैन टेल वेदर आर नॉट यू आर मूविंग एट ऑल। कि अगर आपके पास कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है, वो भी फिक्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है, जिसके अगेंस्ट आपने कोई किसी मूवमेंट को आप मेजर करते हैं, उसका आकलन करते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यू हैव प्रोबेबली एट सम टाइम हैड द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग इन अ स्टेशन इन a train with another train between yourself and the far platform. When that train begin to move, you may have the sensation that it is your train which is moving and only realize this isn't so when the other train has gone and you again see the fixed point of the platform. ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जैसे एक मान लीजिए कोई रेलवे प्लेटफॉर्म है और आप किसी एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, एक ट्रेन में आप बैठे हुए हैं और इधर प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के बीच में और आपकी ट्रेन जिस पटरी पे है उसके बीच में एक पटरी और है, और आपको ये रियलाइज होता है ये इस पटरी पर एक ट्रेन खड़ी है, ये जब चलती है ट्रेन तो आपको ऐसा रियलाइज होता है कि आपकी ट्रेन चल रही है, आपकी ट्रेन चल रही है। तो कह रहे हैं कि जब जैसे ये ट्रेन गुजर जाती है तो आपको पता चलता है प्लेटफॉर्म भी फिक्स है, आप भी फिक्स है। ये एग्जाम्पल देते हैं। तो कहते हैं कि जब तक हमारे पास कोई एक फिक्स जो है मेजर नहीं होगा, हम कैसे मान सकते हैं कोई चीज मूविंग है या नहीं है। ये एग्जाम्पल यहां पर आपको समझाने के लिए इन्होंने दिया है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म सेज, अब यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है? इन इफेक्ट दैट फिक्स्ड इंटेलेक्चुअल रेफरेंस पॉइंट्स आर परमानेंटली रिमूव्ड बाय प्रॉपर्ली टेकिंग ऑन बोर्ड व्हाट स्ट्रक्चरलिस्ट सेड अबाउट लैंग्वेज। कह रहे हैं कि लैंग्वेज के बारे में स्ट्रक्चरलिस्ट ने जो कुछ कहा, उसने क्या किया? उसने क्या किया? फिक्स्ड इंटेलेक्चुअल रेफरेंस पॉइंट्स को परमानेंटली रिमूव कर दिया, परमानेंटली रिमूव कर दिया कि हम उसको देख ही नहीं सकते, हम उसको देख ही नहीं सकते। यही कमी थी। और अथवा क्या किया? टू चेंज द एनालॉजी इन स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटी, या तो जो एनालॉजी थी उसको चेंज कर दिया जिसमें कोई ग्रेविटी दिख नहीं रही है, देयर इज नो अप एंड डाउन, कोई अप एंड डाउन नहीं दिख रहा है। एंड दीज pronouncements about language send us into a gravity free universe। और लैंग्वेज के बारे में ये जो इनके स्ट्रक्चरलिस्ट के आइडिया हैं,
इसने क्या किया, हमें एक ऐसे यूनिवर्स में दे दिया जो ग्रेविटी फ्री है, मतलब जो जहां चाहे अपने आप जाके फिट बैठ सकता है, विदाउट अपसाइड डाउन और राइट वे अप। ना तो अपसाइड डाउन हो सकता है, ना राइट वे अप हो सकता है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। जैसे ग्रेविटी पावर होती है तो नीचे खींचती है, ऊपर ले जाती है, ये काम होता है, हम ऊपर फेंकते हैं कोई चीज, हाँ, राइट लेफ्ट जो कुछ भी होता है वो ग्रेविटी की वजह से होता है। और ग्रेविटी फ्री जोन में इसने हमें धकेल दिया। लैंग्वेज के बारे में जो इसका विचार था, तो उससे क्या हुआ, हम किसी कंक्लूजन पहुंच ही नहीं पाए, ना इधर मूव कर पा रहे हैं ना उधर कर पा रहे हैं। दिस सिचुएशन ऑफ बीइंग विदाउट इंटेलेक्चुअल रेफरेंस पॉइंट्स। और जब आप बिना इंटेलेक्चुअल रेफरेंस पॉइंट के होंगे, और ऐसे होने की स्थिति में क्या होता है पता है, इज वन ऑफ way of describing what post structure is called the decentered universe। तो ध्यान रखिएगा, इसी को पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में हो गए जो डिसेंटर्ड है, मतलब इसका कोई सेंटर ही नहीं है। जैसे हर चीज एक सेंटर से कनेक्टेड होती है, डिसेंटर्ड जब ग्रेविटी फ्री हो जाएगा तो कोई सेंटर नहीं होगा किसी भी चीज का। ध्यान रखिएगा, जैसे हमारी कोई भी चीज फिक्स्ड है, हम खड़े हैं, एक हमारा सेंटर है, कहीं पे नीचे जाकर के बन रहा होगा एक सेंटर ना, तो जब ग्रेविटी फ्री हो जाएगा तो उसका कोई सेंटर नहीं होगा। तो इसी को इन लोगों ने क्या किया, डिसेंटर्ड यूनिवर्स बोला है। और इसको क्यों बोला है, और क्या है ये, वन इन विच बाय डेफिनेशन वी कैन नॉट नो वेयर वी आर। डिसेंटर्ड यूनिवर्स एक ऐसा है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि ऐसी दुनिया है हमें पता ही नहीं हम कहां हैं। Hence all the concepts which previously defined the center and hence also the margins have been deconstructed or undermined in the manner described later। क्यों हमें पता ही नहीं है, डिसेंटर्ड यूनिवर्स क्यों करें, क्योंकि पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट बताए सबको फिर से तोड़ मरोड़ करना शुरू कर दिया। किसने, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने सारे जो जितने भी पीछे व्यूज दिए गए थे, जितने भी नोशंस दिए गए थे, सबको तोड़ना मरोड़ना, कॉन्सेप्ट्स को शुरू कर दिया। और इसी को बोलते हैं क्या, डीकंस्ट्रक्ट। क्या बोलते हैं, डीकंस्ट्रक्ट, मतलब जो बना हुआ है उसको फिर से उजाड़ना और उजाड़ के नया शेप देना। तो जब हम उजाड़ते हैं तो कोई सेंटर वहां पर नहीं होता, तो ये इसी को इन्होंने डिसेंटर्ड यूनिवर्स बोला है। मतलब व्हेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म आर बीइंग डिकंस्ट्रक्टेड बाय पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, तो वो जो पोजीशन है वो डिसेंटर्ड यूनिवर्स कहलाती है। अब आइए, द कैरेक्टरिस्टिक कंसर्न ऑफ द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एज हिंटेड एट हियर मे एट फर्स्ट सीन pretty remote। फिलहाल छोड़ दीजिए इसको। Why this constant high anxiety about language? कह रहे हैं लैंग्वेज को लेकर के इतनी एंजाइटी की है, क्यों है अगर पूछा जाए, we might ask when it seems to work perfectly well most of the time for day to day purposes। जब डे टू डे पर्पजेस के लिए लैंग्वेज बहुत अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इतना उसको लेकर के एंजाइटी क्यों, पहला क्वेश्चन उठता है। दूसरा, but on reflective we may find that it is precisely on this matter of anxiety about language that we can most easily identify with post-structuralist concern, for these anxious feelings seem remarkably pervasive whenever we have used language at any level beyond that of casual daily exchange between people we know very well and whose status is the same as our own। कह रहे हैं कि ये तो सही है कि डे टू डे में जो है जो स्ट्रक्चरलिस्ट का लैंग्वेज के प्रति कॉन्सेप्ट था वो बड़ा सही था और अच्छे से अप्लाई भी हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है उनका मानना है, उनका कंसर्न ये है कि प्रॉब्लम तब आती है, हम एंग्जियस फीलिंग इसलिए करते हैं कि जब हम इस लैंग्वेज का यूज उस लेवल से हट करके करते हैं, मतलब डे टू डे लाइफ से हट करके करते हैं, कैजुअल डेली एक्सचेंज से हट करके करते हैं, और जो है तो हमें समस्या होती है। कैजुअल डेली जो एक्सचेंज है वो तो हमारे जानने वाले हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम उनसे कर सकते हैं। लेकिन जिसका स्टेटस हमसे है या हमसे हट करके थोड़ा सा है, उनसे अगर हमें बात करनी हो तब शायद ये उतना उस स्टैंडर्ड पर मार्क नहीं कर पाएगा अपने आप को। एग्जाम्पल के लिए, फॉर इंस्टेंस थिंक ऑफ एनी स्लाइटली लेस स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज सिचुएशन। आप एक ऐसी कोई जो लेस स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज सिचुएशन है उसके बारे में अपने दिमाग में लाइए। जैसे लाइक राइटिंग टू योर बैंक, जैसे आप किसी बैंक को लेटर लिख रहे हैं, राइटिंग एन एसे, आप कोई एसे लिख रहे हैं ना, ये उतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं, आपको पता ही है।
स्ट्राइकिंग अप अ फ्रेंडशिप विथ अ स्ट्रेंजर एट अ पार्टी। आपके जो है किसी फ्रेंड स्ट्रेंजर के साथ आप पार्टी पे हैं, वहां एक फ्रेंड से स्ट्राइक आप करते हैं, और सेंडिंग अ लेटर ऑफ कंडोलेंस, या कंडोलेंस के लेटर कोई ट्रेजेडी हो गई आप भेजते हैं। अगर ये सारी चीजें आती है तो इन दीज केसेस एंड मेनी मोर, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, देयर इज एन ऑलमोस्ट यूनिवर्सली felt anxiety that the language will express things we hadn't intended, or convey the wrong impressions, or betray our ignorance, carelessness or confusion। अब अगर ऐसे मौके आते हैं तो लैंग्वेज का रोल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि लिखने से पहले आप 50 बार सोचेंगे कि मैं जो लिखूंगा उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये लैंग्वेज एक्सप्रेस करेगी क्या, थिंग्स वी हैडंट इंटेंडेड। हो सकता है कुछ ऐसा लिख दूं जो मैंने सोचा ना था लिखने के लिए, मेरा इरादा नहीं था, लेकिन मेरी लैंग्वेज ने उनको ऑफेंड कर दिया, या ऐसा हो गया, या कुछ रॉन्ग इंप्रेशन मैंने कन्वे कर दिया, मैं करना कुछ और चाहता था लेकिन लैंग्वेज की वजह से हमने कुछ और कन्वे कर दिया। आर बिट्रे आवर इग्नोरेंस, या हमारी लैंग्वेज से सामने वाला समझ जाएगा कि हम लोग कितने कम पढ़े लिखे हैं या इग्नोरेंट हैं, या हमारे केयरलेसनेस को समझ सकता है, कंफ्यूजन को समझ सकता है ना। ये हमारा लिखने का तरीका हमको बता सकता है। करें जब आप इस कंडीशन में होंगे तो लैंग्वेज के को लेकर के जो है कॉन्शियस हो जाना, लैंग्वेज को लेकर के एंग्जियस हो जाना, ये तो स्वाभाविक है, हर व्यक्ति होता है। हम लोग भी लेटर लिखते हैं किसी को, तो मान लीजिए जैसे अपने भाई को लिखना है तो डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बेटे को लिखना है डायरेक्ट लिख दिया, कुछ भी लिख देंगे आप, उटपटांग चल जाएगा। लेकिन आप उस अपने किसी ऑफिशियल सीनियर ऑफिशियल को लिख रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात आप सोचेंगे, आप किसी बैंकिंग फाइनेंस के काम से लिख रहे हैं, स्वाभाविक है आपकी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है, कॉमा और फुल स्टॉप तक बहुत मायने रखता है आपका। Even when we use a phrase like if you see what I mean, or in a manner of speaking, there is the same underlying sense that we are not really in control of the linguistic system। अगर है कि हम छोटे छोटे जो फ्रेज भी लिखते हैं, जैसे if you see what I mean in a manner of speaking, ये भी दिखाता है क्या, ये दिखाता है there is the same underlying sense, इसमें भी वही सेंस है क्या, दैट वी आर नॉट रियली इन कंट्रोल ऑफ द लिंग्विस्टिक सिस्टम, कि हम निश्चित से जो लिंग्विस्टिक सिस्टम है उसके कंट्रोल में नहीं है, मतलब हमें उसकी जानकारी नहीं है। अब दोस फीलिंग्स writ large are really the same or less surely have the same source as the radical linguistic skepticism which is so typical of deconstruction। Here then is a way into the post-structuralist frame of mind which lies very much within attitudes and anxieties which most of us experience। तो यहाँ पर जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं उनका ज्यादातर कंसर्न है वो उसी फ्रेम ऑफ माइंड के हैं जो उनके इस कंसर्न में लगता है वेरी मच विद इन एटीट्यूड्स एंड एंग्जाइटीज, जो हम सब महसूस करते हैं उसी एटीट्यूड एंड एंग्जाइटी को लेकर के ये लोग भी कॉन्शियस हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बाकी दोनों में खास अंतर नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन ये ज्यादा कॉन्शियस हैं कि हमें जो है लिंग्विस्टिक्स स्किल्स जो है वो हमें ज्यादा बेहतर डेवलप करने की जरूरत है। However, perhaps it will be helpful simply to list some differences and distinction between structuralism and post structuralism। यहाँ पर कुछ इन्होंने differences दिए हुए हैं तो हम इनको जरूर देख लेंगे और जरूरी भी होता है देखना। तो आइए सबसे पहले दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहला डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पर हम देखते हैं कि हमारे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म में क्या डिफरेंस है। तो पहला हमारा जो डिफरेंस है, स्ट्रक्चरलिज्म डिराइव्स अल्टीमेटली फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स। स्ट्रक्चरलिज्म अगर हम कोई आपसे पूछे कहां से आया तो लिंग्विस्टिक्स से आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लिंग्विस्टिक्स इज अ डिसिप्लिन व्हिच हैज ऑलवेज बीन इनहेरेंटली कॉन्फिडेंट अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव नॉलेज। बाय लिंग्विस्टिक्स हमेशा ऑब्जेक्टिव नॉलेज को जो है एस्टेब्लिशमेंट की पॉसिबिलिटी कैरी करता है हमेशा। इट बिलीव्स दैट इफ वी ऑब्जर्व एक्यूरेटली, इसका मानना है लिंग्विस्टिक्स का कि अगर हम कोई चीज एक्यूरेटली ऑब्जर्व करते हैं, कलेक्ट डेटा सिस्टमेटिकली, और अगर हम उससे जो डेटा ऑब्जर्व करने के बाद जो डेटा निकलता है उसको अगर हम सही से कलेक्ट करते हैं एंड मेक लॉजिकल डिडक्शंस, देन वी कैन रीच रिलायबल कंक्लूजंस अबाउट लैंग्वेज। और अगर हम उससे लॉजिकल डिडक्शन निकालते हैं तो हम एक ऐसे रिलायबल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे लैंग्वेज के और वर्ल्ड के जो कि हमारे लिए उपयोगी होगा। स्ट्रक्चरलिज्म इनहेरिट्स दिस कॉन्फिडेंटली साइंटिफिक आउटलुक, और यही जो साइंटिफिक आउटलुक है यही स्ट्रक्चरलिस्ट ने क्या किया,
यहां से निकाला, कहां से, लिंग्विस्टिक्स से। कि लिंग्विस्टिक्स हमें क्या करती है, अगर हम चीजों को सही से ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करके अगर हम उनको सही से लॉजिकली डिडक्ट करें और डेटा उससे निकालें, डेटा को सही से रीड करें, तो हम जो लैंग्वेज का हमारा और इस वर्ल्ड का जो कनेक्शन है उसको सही से डिपिक्ट कर पाएंगे। और यही स्ट्रक्चरिस्ट लोग फॉलो करते थे। स्ट्रक्चरलिज्म इनहेरिट्स दिस कॉन्फिडेंटली साइंटिफिक आउटलुक। इट टू बिलीव्स इन मेथड, सिस्टम and reason as being able to establish reliable truths। इनका भी मानना है कि रिलायबल ट्रुथ को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें मेथड की, सिस्टम की और रीजन की जरूरत है, जो तीनों ऊपर उन्होंने बात किया। अगर आप सही से ऑब्जर्व करते हैं मतलब आपका मेथड सही है, उसके बाद सही सिस्टमेटिकली आप डेटा कलेक्ट करते हैं और उसमें आप लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं, तो यही मेथड जो है ट्रुथ को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। ये तीन मेथड जो है ये लोग मानते हैं, कौन, स्ट्रक्चरलिस्ट। और ये इसका स्ट्रक्चरलिज्म आया कहां से, लिंग्विस्टिक्स से आया है, ये आप याद रखिएगा। इसके उलट बाइडेलियन में आया था जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म डिराइव्स अल्टीमेटली फ्रॉम फिलॉसफी। ये कहां से है, नोट कर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट है ओरिजिन, एक आया लिंग्विस्टिक्स से और ये कहां से है, फिलॉसफी से। क्योंकि ये एंजाइटी के बारे में सोच रहा है, एक्सप्रेशन के बारे में सोच रहा है, ये सब फिलॉसफी की बातें हैं ना। ये कहां से डिराइव हुआ है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ध्यान रखिएगा, फिलॉसफी से। फिलॉसफी इज अ डिसिप्लिन, और फिलॉसफी आपको पता है एक ऐसा डिसिप्लिन है which has always tended to emphasize the difficulty of achieving secure knowledge about things। जिसका काम ये है कि किसी भी चीज के बारे में आपने जो सिक्योर नॉलेज अचीव किया है और उसको अचीव करने में आपको जो डिफिकल्टी हुई है, उसी पर जोर देने के प्रति, उसी के बारे में स्टडी करने का जो तरीका है वो फिलॉसफी है, दर्शन। दर्शन क्या है, जो एस्टैब्लिश चीजें हैं, एस्टैब्लिश नॉलेज है, एस्टैब्लिश ट्रुथ है, उस ट्रुथ को प्राप्त करने में जो डिफिकल्टी हुई है उसी पर जोर देता है फिलॉसफी। This point of view is encapsulated in Nietzsche's, ये आप जानते ही हैं, फ्रेडरिक नीसे, Nietzsche's famous remark। नीचे ने एक बार रिमार्क दिया था कि there are no facts, only interpretations। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, कहीं आ गया पूछ लिया किसने दिया है तो आप सोचेंगे कि पता नहीं किसने दिया है, फ्रेडरिक नीचे ने दिया है। ये कहते हैं देयर आर नो फैक्ट्स, फैक्ट्स जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ओनली इंटरप्रिटेशंस, केवल इंटरप्रिटेशंस होते हैं। फिलॉसफी इज सो टू स्पीक स्केप्टिकल बाय नेचर। इस प्रकार से अगर हम देखें तो फिलॉसफी प्रकृति से कैसी होती है, बाय नेचर कैसी होती है, स्केप्टिकल होती है, मतलब हमेशा सस्पिशन रखती है थोड़ा सा, एंड यूजुअली अंडरकट्स एंड क्वेश्चंस, और नॉर्मली ये क्वेश्चन करती है क्या, कॉमन सेंसिकल नोशंस, जो कॉमन सेंस से नोशंस होते हैं उनको क्वेश्चन करती है, एंड अजम्पशंस, और जो हमारे गेसेस होते हैं, अजम्पशंस होते हैं, उनको क्वेश्चन करने का काम कौन करती है, फिलॉसफी करती है। इट्स प्रोड्यूसर्स ऑफन बिगिन बाय कॉलिंग इनटू क्वेश्चन व्हाट इज यूजुअली टेकन फॉर ग्रांटेड एज सिंपली द वे थिंग्स आर। नॉर्मली हम लोग चीजें जैसी है वैसे ही उसको देखते हैं और वैसे ही टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। फिलॉसफी कहती है नो, इसके जो प्रोसीजर्स हैं वो क्या करते हैं, इसी पर क्वेश्चन करते हैं। जो नॉर्मल टेकन फॉर ग्रांटेड हम ले लेते हैं कि हाँ जो चीजें जैसी है वैसी हैं, ये कहते नहीं वैसी है तो क्यों है, कैसे वहां पर आई, ये क्वेश्चन करते हैं कौन, फिलॉसफी वाले। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इनहेरिट्स दिस हैबिट ऑफ स्केप्टिसिज्म, और यही जो स्केप्टिसिज्म है ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में भी पाया। अगर कोई चीज है तो क्यों है, कैसे है, स्ट्रक्चरलिस्ट है तो क्यों है, कैसे है, कहां है, एंड इंटेंसिफाइज इट, और इसी को और इंटेंसिफाई करने का काम कौन करता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट करते हैं। इट रिगार्ड्स एनी कॉन्फिडेंस इन द साइंटिफिक मेथड एज नेव, साइंटिफिक कोई भी साइंटिफिक मेथड है उसको मानते हैं कि भाई ये नेव है, एंड इवन डिराइव्स अ सर्टेन masochistic intellectual pleasure from knowing for certain that we can't know anything for certain। और हम कुछ नहीं जान सकते किसी चीज में, उसमें से भी कुछ जानने का जो इंटेलेक्चुअल प्लेजर है वो प्राप्त करने में इनको मजा आता है। फुली कॉन्शियस ऑफ द आयरनी एंड पैराडॉक्स विच डूइंग दिस इंटेल्स, और इनको ये भी पता है कि ये काम करने में जो भी आयरनी, जो पैराडॉक्स जो भी आएंगे उसको हम फेस करेंगे,
लेकिन उसके बाद कॉन्शियस होने पर भी इनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल प्लेजर आता है कि जो चीज जैसी है वो ऐसी क्यों है, इसको जानने का इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है और कहते हैं कि यह जो सर्टेन चीज है हम इसको क्यों नहीं जान सकते और हमें जानना चाहिए, यही हमारे स्ट्रक्चरलिस्ट करते हैं। मतलब कोई चीज स्टैब्लिश ट्रुथ है, मान लीजिए जैसे हमने माना कि ईश्वर जो है, ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर ही सत्य क्यों है, अब ये उस पर डिस्कस करते हैं, उस पर बहस करते हैं। दूसरा डिफरेंस इन लोगों में क्या है, टोन एंड स्टाइल। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। आई होप कि आपको इतना 2-3 पॉइंट तो क्लियर हो गए कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो लिंग्विस्टिक्स से डिराइव थे और जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो फिलॉसफी से लिए गए थे। और दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि सेम चीजों को वो थोड़ा सा एंक्सस होकर के और ज्यादा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसके डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं और एकदम फिट बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, इनकी टोन एंड स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे है, स्ट्रक्चरलिस्ट राइटिंग टेंड्स टुवर्ड्स एब्स्ट्रैक्शन। स्ट्रक्चरलिस्ट जो है एब्स्ट्रैक्शन से शुरू करते हैं और जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। मतलब एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं और जनरलाइज करते हैं, इंडिविजुअल की बात नहीं करते, पर्टिकुलर की बात नहीं करते। इट एम्स फॉर डिटैच्ड साइंटिफिक कूलनेस ऑफ टोन। आप देखेंगे तो ये ज्यादातर जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं इनका जो टोन होता है वो बिल्कुल डिटैच्ड होता है और साइंटिफिक कूल देखने को मिलता है उसमें। गिवन इट्स डेरिवेशन फ्रॉम लिंग्विस्टिक साइंस, जैसा कि पता है कि ये कहां से आया, लिंग्विस्टिक साइंस से आया है स्ट्रक्चरलिस्ट। दिस इज व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट, और हम आशा भी कर सकते हैं कि लिंग्विस्टिक साइंस से आया है तो साइंटिफिक कूलनेस उसमें होगी और जो है उसमें डिटैचमेंट होगा। साइंस हमेशा डिटैच्ड स्टडी करता है। एंड ऐसे लाइक रोला बाथ 1966 पीस, रोला बाथ का एक 1966 में आया था ऐसे, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नरेटिव, जो कि रिप्रिंट हुआ बाद में इन इमेज म्यूजिक टेक्स्ट एंड स्टीफन हीथ द्वारा, उसमें रिप्रिंट किया गया इसको। तो 1966 में इनकी एक ऐसे आई जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नरेटिव। ये सब रट लेना। इस टिपिकल ऑफ दिस टोन एंड ट्रीटमेंट, इसमें आप देखेंगे तो यही टोन एंड ट्रीटमेंट दिखेगी। कौन सी टोन, डिटैच टोन और साइंटिफिक कूलनेस वाला जो ट्रीटमेंट है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। विथ इट्स डिस्क्रीट स्टेप्स इन एन ऑर्डरली एक्सपोजिशन कंप्लीट विथ डायग्राम्स। आप देखेंगे तो बिल्कुल ऑर्डरली एक्सपोजिशन पूरा ऐसे में किया है और डायग्राम बना बना करके चीजों को समझाया है। द स्टाइल इज न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल स्टाइल है, एंड एनोनिमस एज इज टिपिकल ऑफ साइंटिफिक राइटिंग। एनोनिमस इसलिए है कि साइंटिफिक में भी साइंटिफिक क्या करता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन करता है। तो ऑब्जेक्टिव, अगर आप सब्जेक्टिव होंगे तो आप एनोनिमस नहीं हो सकते। तो एनोनिमस है क्योंकि ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक राइटिंग है, ऑब्जेक्टिव जो है वो करता है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या करते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटिंग बाय कंट्रास्ट टेंड्स टू मच मोर इमोटिव। तो ध्यान रखना, एक तरफ वो साइंटिफिक है, एक तरफ ये इमोटिव है, ध्यान रखिएगा। ऑफन द टोन इज अर्जेंट एंड यूफोरिक। इनका टोन बड़ा अर्जेंट होता है और थोड़ा सा उसमें यूफोरिज्म होता है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा लूसिड होता है, प्लीजिंग होता है। एंड द स्टाइल फ्लैम्बॉयंट, और थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंट स्टाइल में, ये बढ़ा चढ़ा के कह सकते हैं, थोड़ा सा वर्डी स्टाइल में लिखते हैं। एंड सेल्फ कॉन्शियसली सोवी, और सेल्फ कॉन्शियसली सोवी होता है, वही जो वर्डी में बता रहा था। टाइटल्स में वेल कंटेन पन्स एंड इल्यूजन्स। इनके जो टाइटल्स होते हैं ज्यादातर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के, वो पनिक होते हैं, एल्यूजन से भरे हुए होते हैं। एंड ऑफन द सेंट्रल लाइन ऑफ द आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन अ पन और वर्ड प्ले ऑफ सम काइंड। और ज्यादातर इनका जो आर्गुमेंट होता है वो किसी पन पर बेस्ड होता है या किसी वर्ड प्ले किसी प्रकार का होगा उस पर बेस्ड होता है। ज्यादातर पनिक चीजों पर ये डिस्कस करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं। और इनका जो टोन होता है वो बिल्कुल अर्जेंट एंड यूफोरिक होता है। स्टाइल इनकी थोड़ी सी सोवी होती है और ये थोड़े से इमोटिव होते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव। ठीक है, डिटैच नहीं होते, इमोटिव होते हैं, मतलब इमोशनली उसमें थोड़ा सा जुड़ जाते हैं। ऑफन deconstructive writings fixes on some material aspect of language such as metaphor used by a writer or the etymology of word. डिकंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, डिकंस्ट्रक्टिव जो राइटिंग होती है ये ज्यादातर कोई भी टेक्स्ट होता है उसके मटेरियल एस्पेक्ट को देखते हैं।
मटेरियल एस्पेक्ट मतलब जैसे लैंग्वेज कौन सी यूज है, कैसी लैंग्वेज है, उसमें मेटाफर यूज किया है राइटर ने तो कैसा मेटाफर है, क्या है, और कोई वर्ड है तो कहाँ से ओरिजिन उसकी हुई है, उस पर ज्यादातर ये फोकस करते हैं कौन, डिकंस्ट्रक्टिव राइटिंग्स। ओवरऑल इट सीम्स टू एम फॉर engaged warmth rather than detached coolness। तो इनको पढ़ने पे आपको लगेगा कि जैसे एक engaged आप हैं, ऐसा आपको फील होगा, ना कि डिटैच्ड कूलनेस फील होगा। तो दोनों में ये डिफरेंस है, दो डिफरेंस हो गया। तीसरा क्या है, एटीट्यूड टू लैंग्वेज, लैंग्वेज को लेकर के जो एटीट्यूड है। हमारे जो स्ट्रक्चरिस्ट महोदय लोग हैं ये एक्सेप्ट दैट करते हैं कि द वर्ल्ड इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू लैंग्वेज। शुरू में ही आपको बताया था कि ये पूरी दुनिया लैंग्वेज से कंस्ट्रक्टेड है, शेप्ड है। लैंग्वेज केवल इसको वही नहीं करता, बनाता है, बल्कि इसको शेप भी करता है, ये मानते हैं। इन द सेंस दैट वी डू नॉट हैव एक्सेस टू रियलिटी अदर देन थ्रू द लिंग्विस्टिक्स मीडियम। एक मामले में देखें तो हमें रियलिटी दुनिया का पता नहीं है, केवल जो लिंग्विस्टिक मीडियम है उसी के थ्रू जो रियल दुनिया है वो हमें दिखाई जाती है। ऑल द सेम, और ठीक इसी प्रकार से देखें तो इट डिसाइड्स टू लिव विद द फैक्ट, और ये उस फैक्ट को मानता है एंड कंटिन्यू टू यूज लैंग्वेज टू थिंक एंड परसीव विथ, और लैंग्वेज को ही सोचने का माध्यम, चीजों को देखने का माध्यम लैंग्वेज को ही बनाता है। इसका कहना है स्ट्रक्चरलिस्ट का कि भैया ये दुनिया पूरी की पूरी जो रियलिटी क्या है वी डोंट नो, लैंग्वेज जो हमें बताती है लैंग्वेज के हिसाब से वही रियलिटी है, और हम उसी के हिसाब से सोचते हैं, परसीव करते हैं, चीजों को देखते हैं, चीजों को सोचते हैं लैंग्वेज के हिसाब से ही। आफ्टर ऑल लैंग्वेज इज एन ऑर्डरली सिस्टम। कुल मिलाजुला कर देखें तो ये कहते हैं कि लैंग्वेज एक ऑर्डरली सिस्टम है, नॉट अ chaotic वन, chaotic नहीं है। सो रियलाइजिंग आवर डिपेंडेंस अपॉन इट नीड नॉट इंड्यूस इंटेलेक्चुअल डिस्पेयर। तो ये कह रहे हैं कि इस पर हमारा जो मतलब डिपेंडेंस है, ये जो है इसको इंड्यूस करने की जरूरत नहीं है कि हमारा इंटेलेक्चुअल डिस्पेयर जो है वो में हम चले जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या है, वो बिल्कुल कंट्रास्ट में इसके है, इज मच मोर फंडामेंटलिस्ट। ये लोग थोड़ा सा फंडामेंटलिस्ट हैं इन इंसिस्टिंग अपॉन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द व्यू दैट इन इफेक्ट रियलिटी इटसेल्फ इज टेक्सचुअल। इनका ये व्यू है, इस व्यू को लेके काफी फंडामेंटल हैं कौन, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। क्या कि जो रियलिटी है, रियलिटी इटसेल्फ इज टेक्सचुअल, रियलिटी अपने आप में ही टेक्सचुअल है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म डेवलप्स व्हाट threaten to become terminal anxiety about the possibility of achieving any knowledge through language। कह रहा है कि लैंग्वेज के थ्रू किसी भी नॉलेज को अचीव करने की जो पॉसिबिलिटी है उसको लेकर के जो मतलब टर्मिनल एंजाइटी है उसको जो हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, उसको लेकर के ये लोग काफी एंग्जियस हैं, काफी कह सकते हैं कि परेशान हैं। द वर्बल साइन इन इट्स व्यू, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मानते हैं जो हमारे वर्बल साइन हैं इज कॉन्स्टेंटली फ्लोटिंग फ्री ऑफ द कॉन्सेप्ट इट इज सपोज टू डेजिनेट। ये कंटिन्यूअसली फ्लोट करते रहते हैं, फ्री होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमारे जो वर्बल साइंस हैं वो किसी एक ही चीज को डेजिनेट करें, ये कंटिन्यूअसली फ्लोट करते रहते हैं। Thus, the post-structuralist way of speaking about language involves a rather obsessive imagery based on liquid science, float free of what they designate, meanings are fluid and subjects to constant slippage of space। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर ये लोग बताते हैं कि कोई भी इमेज है जिसको, कोई भी ऑब्सेसिव इमेजरी जिसको हमारी लैंग्वेज जो हम बोलते हैं वो डिजिनेट करती है, वो कह रहे हैं कि चेंजिंग होती है उसकी मीनिंग और फ्लूइड। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट में हमें ये पता चलता है कि मीनिंग्स आर फ्लूइड एंड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट स्लीपेज, और ये लगातार बदलती रहती है। मतलब कोई भी इमेज है वो फ्लोट कर रही है, जिस सेंस में जैसे आप उसको देखेंगे वैसे ही मीनिंग उसकी शिफ्टिंग होती चली जाएगी। इसी को बोलते हैं मीनिंग्स आर फ्लूइड, मीनिंग्स आर चेंजिंग, मीनिंग्स जो है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट स्लीपेज।
This linguistics liquid slopping about and swirling over the unpredictability defies our attempts to carry signification carefully from giver to receiver. कह रहे हैं कि in the containers we call words. हम words जो बताते हैं, words हमारा क्या है? words वही है, गिवर देता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है, अंडरस्टैंड करता है। यही जो सिग्निफिकेशन है, यही हमारा वर्ड्स कहलाता है। और ये जो वर्ड्स हैं, ये हमारे जो अटेम्प्ट्स हैं, इसी अटेम्प्ट्स पर ये जो लिंग्विस्टिक्स लिक्विड है, ये इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को डिफाई करती है। कहती है, इनका कहने का मतलब ओवरऑल अगर आप समझे तो ये कह रहा है कि जैसे कोई भी लैंग्वेज है, गिवर होता है, मतलब एक भाषा, जैसे एक बोलने वाला है स्पीकर, और एक रिसीवर होता है, तो गिवर और रिसीवर जब मीनिंग फ्लोट करेगी तो रिसीवर हमारा चेंज हो जाएगा, मीनिंग फ्लोट करेगी। तो जैसे यहां से गिवर ने कुछ दिया, एक ने किसी और चीज में उसको देखा और समझा, दूसरे ने दूसरे चीज में देखा, तो मीनिंग यहां से चेंज होती चली जा रही है। इनका कहने का अर्थ यह है कुल मिला जुला करके कि आप कोई भी चीज फिक्स नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज, और इसी को ये डिफाइन करते हैं, कहते हैं कि भैया कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जो ये कह सकते हैं कि गिवर ने जो दिया और रिसीवर में जो दिया वर्ल्ड के थ्रू, वो हमारा क्या है, वो हमारा एक पर्टिकुलर जो है मीनिंग या सिग्निफिकेशन कैरी करता है। इसको ये लोग नहीं मानते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं है, उसने जो बोला ये रिसीवर के ऊपर डिपेंड करेगा वो कैसे उसको लेता है। स्ट्रक्चरिस्ट कहते हैं कि हमने बोल दिया, मान लीजिए हमने ये बोल दिया कि गो अवे, हमने बोल दिया गो अवे, नाउ इट डिपेंड्स ऑन द रिसीवर, रिसीवर पर ये डिपेंड करता है हाउ ही टेक्स इट, कैसे वो लेता है इसको। जबकि स्ट्रक्चरिस्ट कहते हैं कि इसकी मीनिंग है और ये मीनिंग कन्वे हो गई रिसीवर को, दैट्स ऑल। तो कुल मिला जुला कर देखें तो ये उस चीज को डिफाई कर देते हैं कि भैया हम इसको नहीं मानते हैं। और इसी को आगे चल करके इन्होंने We are not fully in control of the medium of language, कह रहा है कि क्योंकि हम मीडियम ऑफ लैंग्वेज पे हमारा कंट्रोल नहीं है। मीडियम ऑफ लैंग्वेज मतलब भाषा होती है, भाषा के बहुत सारे माध्यम है ना, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन भाई सपोज करिए हम किसी चीज को, जैसे हमने हिंदी में हमने बात करी, इंग्लिश में बात करी, हमने भोजपुरी में बात करी, हाँ हमने तमिल में, तेलुगु में, अलग अलग लैंग्वेजेस में हमने बात करी। तो जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और जब उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है तो सो मीनिंग्स कैन नॉट बी प्लांटेड इन सेट प्लेसेस। तो एक सेट प्लेस पर आप मीनिंग को प्लांट नहीं कर सकते। लाइक समबडी प्लांटिंग अ रो ऑफ पोटैटो सीड्स, जैसे हम पोटैटो सीड्स ऐसे लगाते चले जाते हैं, ऐसे हम मीनिंग को प्लांट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि they can only be randomly scattered or disseminated, ये वर्ड याद कर लीजिएगा, केवल हम उनको स्कैटर कर सकते हैं रैंडमली, ऐसे 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 हम फेंक सकते हैं। डिसेमिनेट करना इसी को कहते हैं, randomly scatter or disseminate, like the planter walking along and scattering seed with broad sweeps of the arm so that much of it lands unpredictably or drifts in the wind। अब ये कह रहा है जैसे हमारा जो आता है ना वो क्या कहते हैं उसको, एक ट्रैक्टर नया आया है जिसमें आप क्या करेंगे, आप जो पोटैटोस है छोटे छोटे काट करके उसमें डाल देंगे और वो ऐसे हल चलाता चला जाएगा और पोटैटोज रैंडमली कोई यहाँ पड़ेगा कोई यहाँ पड़ेगा। तो इसमें जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पड़ा दूसरा यहीं पड़े, इसके सीधे पे तीसरा यहीं हो सकता है, ये यहाँ पड़ जाए ये यहाँ पड़ जाए, ऐसे आगे पीछे रैंडमली सीड्स जो है वो स्कैटर होती चली जाती हैं, जिसको हम डिसेमिनेट करना बोलते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है। जरूरी नहीं है ये वाला सीड यहाँ पड़ा है और दूसरा सीड यहाँ पड़ा, दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है या 20 सेंटीमीटर का, तो अगले में भी 10 का गैप हो सकता है वो यही हो जाए, फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए ना। तो ये क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है ना, अनप्रेडिक्टेबल है। तो कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारा लैंड आप देखेंगे तो क्या हो जाता है, बहुत सारा लैंड छूट जाता है, तो अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसे ही हमारी जो मीनिंग है दैट इज अनप्रेडिक्टेबल। क्यों अनप्रेडिक्टेबल है? क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज का सोर्स है उस पर हमें कोई हमारा कमांड नहीं है, मीडियम ऑफ लैंग्वेज पर। रिसीवर कैसे उसको रिसीव करेगा, इसीलिए मीनिंग चेंज होती रहती है।
Likewise, the meanings words have can never be guaranteed 100% प्योर। और इसी तरीके से कोई भी मीनिंग जो है वर्ड की वो 100% वही होगी प्योरली, ये गारंटी कोई नहीं कर सकता। 10 वर्ड्स आर ऑलवेज, अब अंडरलाइन कर लीजिएगा, वर्ड्स आर ऑलवेज कंटामिनेटेड, ध्यान रखिएगा, शब्द हमेशा क्या होते हैं, कंटामिनेट किए जाते हैं बाय दियर अपोजिट्स, इनके अपोजिट्स के द्वारा इनको कंटामिनेट किया जाता है। यू कैन नॉट डिफाइन नाइट विदाउट रेफरेंस टू डे, जैसे बिना दिन के रात को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आर गुड विदाउट रेफरेंस टू एवल, बिना एवल के आप गुड को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही किसी वर्ड्स को 100% वही है आप उसको नहीं कह सकते जब तक उसका क्या हो, अपोजिट हमारे पास न हो। और इस दे आर इन्फ्लुएंस्ड विथ बाय देयर ओन हिस्ट्री, या तो उनकी वर्ड की अपनी हिस्ट्री हो, so that obsolete senses retain a troublesome and ghostly presence within present day uses and are likely to materialize just when we thought it was safe to use them। और कह रहे हैं जो पुराने वर्ड हैं आज के समय में भी अगर हमें लगता है कि उनको यूज करना हमारे लिए कारगर हो सकता है, हम उसको मटेरियलाइज कर सकते हैं और सेफ है हमारे लिए यूज करना, शायद हम उनको ऑब्सोलीट सेंस में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि ये जो मीनिंग है ये हमारी उसी तरीके से चेंज होती है कि हम उसके अपोजिट्स में वर्ड्स के कंटामिनेट करने के लिए क्या अपोजिट्स उसके लिए लाते हैं, उस पर डिपेंड करती है। Thus a seemingly innocent word like guest, जैसे एक छोटा सा वर्ड है, बड़ा इनोसेंट वर्ड है, इनोसेंट वर्ड यूज किया गेस्ट, is etymologically cognate with hostis। एटमोलॉजी आप देखेंगे इसकी तो कहां से लिया है, हॉस्टिस से लिया गया है, विच मीन्स एन एनिमी और अ स्ट्रेंजर, जिसका मतलब होता है अगर इस वर्ड से आप देखेंगे तो एक एनिमी होता है या स्ट्रेंजर होता है, thereby inadvertently manifesting the always potentially unwelcome status of the guest। देखिए तो इस हिसाब से गेस्ट का अनवेलकम होना चाहिए पोटेंशियली, क्यों, क्योंकि इसका अगर रूट मीनिंग पर जाएंगे तो एक स्ट्रेंजर होता है या एनिमी होता है। Likewise, the long dormant metaphorical bases of words are often reactivated by their use in philosophy। और इसी तरीके से फिलॉसफी में बहुत समय से जो लॉन्ग डॉर्मेंट पड़े हुए ऐसे मेटाफोरिकल कुछ बेसिस हैं वर्ड्स के, जिनको ऑफर रिएक्टिवेट किया जाता है फिलॉसफी में, उनको यूज करके लिटरेचर में, एंड देन इंटरफियर विथ लिटरल सेंस, तब उनको लिटरल सेंस में यूज किया जाता है। इनको डायरेक्ट आप यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, आप गलत मीनिंग जो है वहां पर कन्वे कर देंगे। इनको रिएक्टिवेट किया जाता है और रिएक्टिवेट करके फिर इनको लिटरल सेंस में यूज किया जाता है विद द स्टेटिंग ऑफ सिंगल मीनिंग्स, और इनको एक सिंगल मीनिंग दी जाती है। लिंग्विस्टिक्स एंजाइटी देन इज अ की नोट ऑफ द पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आउटलुक। अगर आपसे कोई पूछे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का सबसे बड़ा जो है कंसर्न क्या था, तो वो था लिंग्विस्टिक्स एंजाइटी। अब जैसे कोई वर्ड है, सपोज करिए अगर उस पर काम ना करें हम ना, जैसे ऊपर आपका गेस्ट का भी दिया था, अगर हॉस्टिस वर्ड ही आज तक हम यूज करते चले जाते तो हॉस्टिस का मतलब स्ट्रेंजर या एनिमी होता है, तो शायद इसको अलग अलग रेफरेंसेस में धीरे धीरे चेंज किया गया। जो फिलोसफर्स थे उन्होंने इसको नई मीनिंग दी, नई मीनिंग देते देते गेस्ट आया। आज गेस्ट जब आता है तो हम हैप्पी होते हैं और हम उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं ना। तो स्ट्रक्चरलिस्ट का मेन कंसर्न क्या था, उनकी एंजाइटी थी किसको लेकर के, लिंग्विस्टिक्स को लेकर के, कि सही जानकारी होनी चाहिए, सही लिंग्विस्टिक जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट बाय की बात करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। बाय प्रोजेक्ट अगर बात करें तो बाय प्रोजेक्ट हियर आई मीन, कह रहे हैं बेरी साहब, मेरा मतलब है द फंडामेंटल एम्स ऑफ ईच मूवमेंट। हर एक मूवमेंट का एक एम होता है, तो इनके क्या एम थे, चाहे वो स्ट्रक्चरलिस्ट हो चाहे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हो, इनके क्या एम थे। व्हाट इज इट दे वांट टू परसुएड अस ऑफ,
हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? भाई स्ट्रक्चरलिस्ट थे, वो भी हमें कुछ परसू कर रहे थे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होता है, ठीक है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आए तो ये भी कुछ हमें परसू कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ये लोग क्या समझाना चाहते हैं, आइए उसको देखते हैं। Structuralism firstly question our way of structuring and categorizing reality. स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन किस बात पर किया, हम चीजों को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे कैटेगराइज करते हैं। हम चीजों को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे कैटेगराइज करते हैं, इस पर उन लोगों ने फोकस किया, इस पर उन लोगों ने फोकस किया। एंड प्रॉम्प्ट अस टू ब्रेक फ्री ऑफ हैबिचुअल मोड्स ऑफ परसेप्शन और कैटेगराइजेशन, और हमें प्रेरित किया कि हमारा जो एक हैबिचुअल मोड है कि हम एक परसेप्शन होता है हमारा कैटेगराइजेशन करने का, उसको उससे हम बाहर निकले। बट इट बिलीव्स दैट वी कैन देयर बाई अटेन अ मोर रिलायबल व्यू ऑफ थिंग्स, और इनका मानना है कि हम और देखने का हमारा जो नजरिया है चीजों को और रिलायबल हो सकता है, हम उसको भी अटेन कर सकते हैं अगर हम इससे बाहर निकलते हैं। मतलब रियलिटी को परसेप्ट करने का, स्ट्रक्चर करने का, कैटेगराइज करने का जो हमारा तरीका है, उससे हम बाहर निकलें। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या है, इनका एम थोड़ा सा ज्यादा फंडामेंटल है। ये डिस्ट्रस्ट करते हैं द वेरी नोशन ऑफ द रीजन। उसमें आप देखेंगे तो बिल्कुल साइंटिफिक है, कहते हैं कि आप ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करने के बाद आप डेटा कलेक्ट करिए, डेटा कलेक्ट करके उसको लॉजिकली एनालाइज करिए। ये थोड़ा सा ज्यादा फंडामेंटल है, ये रीजन को डिस्ट्रस्ट करते हैं। एंड द आइडिया ऑफ द ह्यूमन बीइंग एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, और ये इनका ये आइडिया जो है कि ह्यूमन बीइंग इंडिपेंडेंट एंटिटी है, प्रेफरिंग द नोशन ऑफ द डिसॉल्व्ड और कंस्ट्रक्टेड सब्जेक्ट। तो ये उस नोशन को बढ़ावा देते हैं कि वी आर डिसॉल्व्ड और कंस्ट्रक्टेड, whereby what we may think of as the individual is really a product of social and linguistic forces that is not an essence at all, merely a tissue of textuality। अंडरलाइन कर लीजिएगा। कहते हैं कि हम केवल एक टिश्यू ऑफ टेक्सचुअलिटी है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा लिंग्विस्टिक एंड सोशल फोर्स है जो हमें एक आइडेंटिटी देता है। हमारी इंडिविजुअलिटी क्रिएट करता है कौन, ये हमारे जो सोशल एंड लिंग्विस्टिक फोर्सेस हैं ये क्रिएट करते हैं। हम लोग तो केवल एक क्या है, टिश्यू ऑफ टेक्सचुअलिटी है, बस कुछ नहीं है इससे ज्यादा। इसको अगर कोई मीनिंग देता है, इंडिविजुअल में कन्वर्ट करता है, कंस्ट्रक्ट करता है इसको कौन कंस्ट्रक्ट करता है, ये सोशल एंड लिंग्विस्टिक फोर्सेस हमें कंस्ट्रक्ट करती हैं। अदरवाइज वी आर जस्ट अ टिश्यू ऑफ टेक्सचुअलिटीज। Thus, its torch of skepticism burns away the intellectual ground on which the Western civilization is built। और इसने तो पूरा तहलका मचा दिया 1977 के आसपास, आप देखेंगे 70 के। तो ये जो स्केप्टिसिज्म का इसका टॉर्च था, इसने क्या किया, जो वेस्टर्न में इंटेलेक्चुअल ग्राउंड था, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिस पर पूरी आधारित थी, उसको आईना दिखा दिया, उसको बर्न कर दिया। जो है कि भाई आप जो ये समझ रहे हैं हम कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, हम यही है नहीं, हम कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। आगे बहुत सारी चीजें आप देखेंगे इसी थ्योरी पर, आगे चल के फेमिनिज्म आएगा। तो फेमिनिस्ट लोग क्या मानते हैं, फेमिनिस्ट लोग ये मानते हैं कि हम जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है ना, हमारा जैसे एक बायोलॉजिकल जो है मेल एंड फीमेल हम होते हैं, और एक सोशली हमारा जेंडर जो है क्रिएट किया जाता है ना। तो जेंडर जो क्रिएशन है मेल एंड फीमेल का, जिसको हम जेंडर एनालिसिस बोलते हैं, तो उस पे हम आगे डिस्कस करेंगे, इसी में मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं वहां पर ये आ गए हैं कि जो हमारे सोशल एंड लिंग्विस्टिक फोर्सेस हैं वही हमें आइडेंटिटी देते हैं, वही हमारी इंडिविजुअलिटी क्रिएट करते हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म लाइफ ऑन डिसेंटर्ड प्लैनेट। अब शुरू में जैसे हमने आपको बताया कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं डिसेंटर्ड जो है ये वर्ल्ड जो है डिसेंटर्ड है, और हम इस डिसेंटर्ड प्लैनेट पर हमारा जो जीवन है, अब इसके बारे में पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का क्या व्यू है, आइए उसको देखते हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट शुरू होता है। अभी तो डिफरेंस आप केवल देख रहे थे स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में, थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, तो अब यहां से आप चीजें और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ बहुत सारे फैक्ट आपको मिलेंगे, सब आपको लर्न होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो था दैट एमर्ज्ड
इन फ्रांस इन द लेट 1960s। तो ध्यान रखिएगा लेट 1960s में इसका इमरजेंस हुआ, लगभग 1970 के आसपास, वही मान के चलिए 68-70। द टू फिगर्स मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद दिस इमरजेंस आर रोला बार्थ एंड जैक डेरिडा। तो दो फिगर आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से सबसे ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड अगर आपसे कोई दो फिगर पूछा जाए तो एक है रोला बार्थ, जिनकी चर्चा हम पीछे भी कर चुके हैं, जिनकी S/Z जो हमने आपको बताई थी लैंडमार्क मानी जाती है, ब्रिज बिटवीन स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कॉन्सेप्ट्स ना, तो वो है। तो रोला बार्थ हमारे एंड जैक डेरिडा जो भी पढ़ लीजिए हाँ, इनको भी, ठीक है। तो रोला बार्थ एंड जैक डेरिडा 1930-2004। Barth's work around this time began to shift in character and move from a structuralist phase to a post-structuralist phase। आपको पीछे भी बताया कि रोला बार्थ यही पीरियड था कि इसके पहले वो स्ट्रक्चरलिस्ट थे, धीरे धीरे यहीं से वो चेंज होना शुरू हुए लगभग 1968 के बाद से। तो यहीं से शिफ्ट शुरू हुआ और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फेज, उनके जीवन में दो फेज हैं, एक समय वो स्ट्रक्चरलिस्ट है और कुछ दिन बाद वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बन जाते हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द बोथ द मूवमेंट्स ना, तो ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट दोनों से बिलोंग करते हैं रोला बार्थ। अब द डिफरेंस कैन बी सीन बाय कंपेयरिंग टू डिफरेंट अकाउंट्स बाय बार्थ्स ऑफ द नेचर ऑफ द नरेटिव, one from each phase, namely the essay, the structural analysis of narrative। तो रोला बार्थ की अगर हम बात करें तो इनके बारे में अगर आपको जानना है, इनके पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट व्यूज को, तो इसके पहले आपको इनका एक जो एसे है जो पीछे भी चर्चा की जा चुकी है, द एनालिसिस ऑफ नरेटिव, द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नरेटिव, पब्लिश हुई थी 1966 में और फिर से रीप्रिंट हुई 1977 में इमेज म्यूजिक एंड टेक्स्ट में, जो कि स्टीफन हीथ ने पब्लिश किया था। और दूसरा इनका है एंड द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट। तो दोनों रट लेना भैया, दोनों रट लेना, द स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ नरेटिव और द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट 1973, जिसमें आपको इनके जो कोट्स वगैरह हैं उसके बारे में भी यहां पर चर्चा ये करते हैं। तो अगर हम फॉर्मर की बात करें तो फॉर्मर इज डिटेल्ड मेथोडोलॉजिकल एंड फॉरबिडिंगली टेक्निकल। रोला बार्थ थोड़ा सा ज्यादा डिटेल बात करते हैं और मेथोडोलॉजिकल बातें करते हैं और फॉरबिडिंगली थोड़ा सा टेक्निकल भी हैं। while the latter is really just a series of random comments on narratives। और जबकि आप डेरिडा की बात करें तो उनका केवल कमेंट्स है नरेटिव पर, जो कि रैंडम कमेंट्स उनके हैं, उसी की सीरीज है, उसके लिए जाने जाते हैं। अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, और उसको हम अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया, देयर बाय ऑफ कोर्स emphasizing the randomness of the material। Between these two works came the crucial essay। इन्हीं दोनों वर्क्स के बीच में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऐसे आती है रोला बार्थ की, दैट इज द डेथ ऑफ द ऑथर। आप देखेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ द नरेटिव आपका 1966 में आया और उसके बाद उनका क्या था 1973 वाला, देखो भूल गए अभी, यही तो पढ़ा था, हाँ, द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट 1973। तो 1973 का इनका जो प्लेजर ऑफ टेक्स्ट है और 1966 का इनका जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, उसके बीच में आप देखेंगे तो 1966 से 73, हालांकि 68 में इनकी एक बुक आई 1970 में S/Z, 68 में इनकी एक बहुत ही फेमस बुक आई, ऐसे आया द डेथ ऑफ द ऑथर, बहुत ही फेमस है, विच इज द hinge round which Barthes turns from structuralism to post structuralism। माना जाता है कि ये वही ऐसे है जहां से ऑथर जो है हमारा क्रिटिक है बार्थ, ये स्ट्रक्चरलिज्म से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ चला गया। 1968 का जो ऐसे है द डेथ ऑफ द ऑथर, इन दैट ऐसे, इस ऐसे में ही अनाउंसेस द डेथ ऑफ द ऑथर which is a rhetorical way of asserting the independence of the literary text। आपको बताया कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो होते हैं उनके ज्यादातर टाइटल आप देखेंगे तो पनिक होंगे, थोड़ा सा वर्ड प्ले करते हैं। जैसे अभी डेथ ऑफ द ऑथर कोई देखेगा तो उसको ये लगेगा कि अरे यार कोई मर गया क्या ऑथर, नहीं, यहां पर डेथ ऑफ द ऑथर से इनका जो मतलब है वो ये मतलब है कि इंडिपेंडेंट लिखना,
मतलब अपनी पर्सनालिटी को इंट्रोड्यूस न करना, नॉट असर्ट हिज ओन पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी को असर्ट नहीं करना किसी लिटरेरी पीस में, दैट इज द डेथ ऑफ द ऑथर। ये है डेथ ऑफ द ऑथर। ये बताते हैं, ये रिटोरिकल वे है कहने का, एक बड़ा कह सकते हैं कि एक सजावटी तरीका है कहने का कि इंडिपेंडेंस ऑफ द लिटरेरी टेक्स्ट एंड इट्स immunity to the possibility of being unified or limited by any notion of what author might have intended or crafted into the वर्क। कहने का मतलब ऑथर कुछ सोच सकता था, कुछ समझ सकता था, उस वर्क में अपने कुछ विचार रख सकता था, तो वो विचार न रख करके, न समझ करके, केवल और केवल इंडिपेंडेंट होकर के चीजों को कहना, मतलब अपने ऑथर को मार देना, द ऑथर हु इज राइटिंग द टेक्स्ट, उसको मार देना, मतलब उसके अपने नोशंस को न प्रेजेंट करना। उसमें कोई लिटरेरी पीस आप एनालाइज कर रहे हैं तो आप पता चला, सपोज करिए कि आप किसी, मान लीजिए जैसे आजकल चल रहा है कि वो लड़कियां जो है वो क्या कर रही हैं, लड़कों को मार दे रही हैं, कोई पहाड़ से धक्का दे रहा है, कोई कहीं से काट दे रहा है, ड्रम में भर दे रहा है। अब क्या है, अब इस प्रकार पर आपको एक कोई पीस स्टोरी आपको दे दी गई एनालाइज करने के लिए। अब पता चला आपके बगल में आपके भाई या आपके पड़ोस किसी के साथ ड्रम में भरा गया, आप उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। अब आपने उसको एनालाइज करते समय उस जो आपका प्रभाव था, आपके नोशंस थे, उसको भी उसमें इम्प्लाई कर दिया, तो वो टेक्स्ट का सही एनालिसिस नहीं होगा। वहां पर ऑथर को मार देना है, मतलब ऑथर क्या कर सकता था, क्या क्राफ्ट, क्या इंटेंट कर सकता था, उसको डेड कर देना। तो ये आपको बताया ना कि पनिक थोड़ा सा इनका वर्ड प्ले टाइप का टाइटल होता है। तो डेथ ऑफ द ऑथर यही है, इसमें यही बताते हैं। इंस्टेड द ऑथर मेक्स अ डिक्लेरेशन ऑफ रैडिकल टेक्सचुअल इंडिपेंडेंस, बल्कि अपने व्यूज न देके ऑथर जो है उसका एक रेडिकल टेक्सचुअल इंडिपेंडेंटली जो है स्टडी करता है। वर्क इज नॉट डिटरमाइंड बाय इंटेंशन, उसका जो वर्क है वो इंटेंशन से डिटरमाइन नहीं होता और कॉन्टेक्स्ट से डिटरमाइन नहीं होता, रादर द टेक्स्ट इज फ्री बाय इट्स वेरी नेचर ऑफ ऑल सच रिस्ट्रेंट, बल्कि कोई भी टेक्स्ट होता है इस प्रकार के जितने रिस्ट्रेंट होते हैं उससे फ्री होता है। मतलब कोई लव स्टोरी लिखी गई है तो जरूरी नहीं है कोई लव स्टोरी सुनते ही आप सोचे कि अरे लैला मजनू की तरह घिसी पिटी होगी, रोमियो जूलियट की तरह घिसी पिटी कोई स्टोरी होगी, नहीं, जरूरी नहीं। ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, इसको निकाल करके तब आप इसका एनालिसिस करिए। आज बात से जिंदगी से, और इसीलिए इसे में रोला बात ने एक जगह कहा है, द corollary of the death of the author is the birth of the reader। अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जब इस टेक्स्ट में ऑथर मरता है तो वहीं पर रीडर जन्म लेता है, इज द बर्थ ऑफ द रीडर। तो ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। सो द डिफरेंस बिटवीन 1966 essay and the 1973 book is a shift of attention from the text seen as something produced by the author to the text seen as something produced by the reader। अब डिफरेंस क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि 1966 के रोला बात में और 1973 के रोला बात में अंतर क्या है, तो अंतर यही है कि पहले रोला बात ऑथर को सेंटर्ड जो है बुक की बात करते थे, स्टडी की बात करते थे, अब ये रीडर सेंटर्ड स्टडी की बात कर रहे हैं। इतना अंतर है, इतना अंतर आ गया। एंड इट बाय लैंग्वेज इटसेल्फ, और एज बाथ आल्सो सेज इन द एब्सेंस ऑफ एन ऑथर द क्लेम टू डिस्पर टेक्स्ट बिकम्स फ्यूटाइल। कह रहे हैं कि और लैंग्वेज के बारे में अगर बात करें तो कहते हैं कि ऑथर के एब्सेंस में किसी टेक्स्ट को डिस्पर करने का काम बिल्कुल फ्यूटाइल हो जाता है। इसको बिल्कुल चेंज कर दिया इन्होंने। तो इनका जो अर्ली फेज आप देखें, हमारे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का था, अर्ली फेज ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म seems to license and reveal in the endless free play of meanings। तो ज्यादातर देखें तो ये लोग फ्री प्ले ऑफ मीनिंग्स पर ही बात करते थे। एंड दे escape from all forms of textual authority, और टेक्सचुअल अथॉरिटी के और जो भी फॉर्म्स हैं, मतलब फ्री प्ले में तो बड़े अच्छे हैं, बाकी सब में थोड़ा सा स्केप करते थे ये लोग। Later there is an inevitable shift from this textual permissiveness to the more disciplined and austere textual republicanism suggested in the
कोटेशन फ्रॉम बारबरा जॉनसन। और बाद में देखिए थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, जब बारबरा जॉनसन की तरफ पहुंचा तो देखें तो जो इनके अंदर टेक्सचुअल परमिसिवनेस था वो थोड़ा सा बदल करके मोर डिसिप्लिन्ड और कह सकते हैं कि ज्यादा जो है कंट्रोल्ड स्टडी जो है ये लोग ऑल फॉर्म पर करना शुरू कर दिए। बारबरा जॉनसन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बारबरा जॉनसन को याद रखिएगा, फेमिनिज्म में भी मिलेंगी आपको। For her, deconstruction is not a hedonistic abandonment of all restraint. बारबरा जॉनसन कहती है कि डिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप क्या करें, डिकंस्ट्रक्शन इज नॉट अ हेडोनिस्टिक अबैंडनमेंट, कि हेडोनिस्टिक आप हैं और आप किसी चीज को अबैंडन करते हैं, आप जितने रेस्ट्रेंट हैं उसको अबैंडन करते हैं, जो कंट्रोल है उसको तोड़ देना, दैट इज नॉट डिकंस्ट्रक्शन but a disciplined identification and dismantling of the sources of textual power। बल्कि टेक्सचुअल पावर के जो सोर्सेज हैं उनको बड़े डिसिप्लिन तरीके से आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करके उनको अलग अलग करना, डिसमेंटल करना मतलब अलग अलग करना। जैसे कोई बिल्डिंग बनी हुई है, करेक्ट, डिकंस्ट्रक्ट करने का मतलब नहीं कि जेसीबी यहां से लाए और इसको तोड़ करके गिरा दिया। धीरे धीरे एक एक चीजों को, पहले आप ये बिल्डिंग बनी हुई है तो इसका जो पहला गेस्ट रूम है आपने इसको पहले डिसमेंटल किया और इसको स्ट्रक्चर, फिर इसको अलग किया, फिर इसको ऐसे करके, फिर अब आप देखेंगे कि इसको बेहतर तरीके में हम क्या बना सकते हैं। दैट इज डिकंस्ट्रक्शन, दैट इज डिकंस्ट्रक्शन। डिकंस्ट्रक्शन का मतलब एनिहिलेशन नहीं होता, डिस्ट्रक्शन नहीं होता। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग डिकंस्ट्रक्शन को डिस्ट्रक्शन से जोड़ देते हैं। डिकंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन में बहुत अंतर है। दूसरा जो दूसरे हमारे की फिगर है, ये तो मान लीजिए रोला बात की बात हो गई, दूसरे की फिगर है जैक्स डेरिडा की बात करते हैं। इन द डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इन द लेट 1960s इज द फिलोसोफर जैक्स डेरिडा। Indeed, the starting point of post-structuralism may be taken as his 1966 lecture Structure, Sign and Play in the Discourse of Human Sciences। अगर आपसे कोई पूछे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का स्टार्टिंग पॉइंट आप क्या मानेंगे, तो आप कह सकते हैं कि जैक डेरिडा की बुक जो पब्लिश हुई थी 1966 में, बुक क्या थी, वो लेक्चर उनके जगह जगह थे, उसको सीरीज बनाकर पब्लिश किया गया था। और वो लेक्चर थे किस पे, स्ट्रक्चर पर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंसेस, जो कि बाद में बहुत ज्यादा रिप्रिंट हुआ और जो है बाद में एब्रिविएटेड किया गया के.एम. न्यूटन्स के 20th सेंचुरी लिटरेरी थ्योरी में जो है ये पब्लिश भी किया गया था। तो यहां से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत आप मान सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, इन दिस पेपर, ये जो पेपर था पूरा इसमें हम बात कर रहे हैं, तो इन दिस पेपर डेरिडा सीज इन मॉडर्न टाइम्स अ पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल इवेंट which constitute a radical break from past ways of thought, loosely associating this break with the philosophy of Nietzsche and Hegel। तो ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेडगर या जो भी आप पढ़ लीजिए, एंड द साइकोएनालिसिस ऑफ फ्राइड। डेरिडा साहब जो थे, डेरिडा साहब ने देखा कि जो हमारा मॉडर्न टाइम से पर्टिकुलरली अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल इवेंट की बात कर रहे हैं, तो ये इसने क्या किया, रेडिकली ब्रेक किया अपने आप को और ऐसी चीजें कॉन्स्टिट्यूट की पास्ट के जो वेज ऑफ थॉट थे उससे ब्रेक करके एक लूजली एसोसिएटिंग जो है फिलॉसफी जो थी नीसे की, मार्टिन हेजर की और साइकोएनालिसिस में फ्राइड की, उससे अपने आप को कोरिलेट कर दिया। The event concerns the discerning of our intellectual universe। और ये इवेंट जो था ये किसके बारे में था, हमारा जो इंटेलेक्चुअल यूनिवर्स है उसी को डिसर्न करने के बारे में सेंटर्ड था ये हमारा इवेंट, जिसको इंटेलेक्चुअल इवेंट की बात ये कर रहे हैं, जिसमें हमारे नीचे हेगर और साइकोएनालिसिस ऑफ फ्राइड इन सबको शामिल किया गया है। टू दिस इवेंट, इस इवेंट के पहले जो इंटेलेक्चुअल इवेंट था, इसके पहले की अगर हम बात करें तो द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्म आर सेंटर इन ऑल थिंग्स वाज टेकन फॉर ग्रांटेड। इन सब चीजों में आप देखेंगे तो शायद इन सब चीजों में लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया, चाहे वो नीसे की फिलॉसफी हो, मार्टिन हेजर की फिलॉसफी हो या
फ्रॉइड का जो साइकोएनालिसिस है ये हो, इन सबको लोगों ने इग्नोर किया, इनको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, टेक फॉर ग्रांटेड लिया। दस मैन एज द रेनेसा स्लोगन हैड इट वाज द मेजर ऑफ ऑल अदर थिंग्स इन द यूनिवर्स। तो जैसे रेनेसा का स्लोगन है कि रेनेसा आया तो दुनिया में और भी जो चीजें थी वो लोगों को पता चली। So while Western norms of dress, behavior, architecture, intellectual outlook, and so on provided a firm center against which deviations, aberrations, variations could be detected and identified as other and marginal. तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि कैसे वेस्टर्न जो आउटलुक था, जो उसका मतलब तरीका था, कह सकते हैं कि चाहे वो ड्रेस का हो, बिहेवियर का हो, आर्किटेक्चर का हो, इंटेलेक्चुअल आउटलुक का हो, इसने एक सेंटर जो है प्रोवाइड किया, खास करके अगेंस्ट जो है डेविएशंस, एवरिएशंस एंड वेरिएशंस हम देखते हैं, जो कि अदर और मार्जिनल, जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं अदर एंड मार्जिनल, जिनमें ये लैकिंग होती हैं, उनके बारे में ये बात कर रहे हैं कि वेस्टर्न जो लोग थे, वेस्टर्न का जो नॉर्म्स था उससे और दूसरे लोगों में क्या डिफरेंस है, रेनेसा ने उसी को हमारे सामने लाया। वहां की जो कुछ चीजें अच्छी थी, ऐसे ही जब ये तीनों लोग आए, तीनों लोगों ने जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एनालिसिस था, जो स्टडी थी, उसको बड़ा तेजी से चेंज कर दिया इन लोगों ने। 20th सेंचुरी अगर हम बात करें तो however these centers were destroyed or eroded, आप देखेंगे तो 20th सेंचुरी में खास करके ये बिहेवियर, एविरेशंस, ये सारी चीजें लगभग इरेज हो गई थी, इतना सब मायने नहीं रखती थी। समटाइम्स दिस वाज कॉज्ड बाय हिस्टोरिकल इवेंट्स, कभी कभी कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स से ये सारी चीजें आई हैं मॉडर्न वर्ल्ड में भी। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया ना, तो इसने क्या किया, डिस्ट्रॉयड द इल्यूजन ऑफ स्टडी मटेरियल प्रोग्रेस। तो जो हमारा मटेरियल ग्रोथ हो रहा था उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसने। द वे ऑफ होलोकॉस्ट डिस्ट्रॉयड द नोशन ऑफ यूरोप एज द सोर्स एंड सेंटर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और जैसे कि यूरोप को एक समय माना जाता था ह्यूमन सिविलाइजेशन का सेंटर है, तो होलोकॉस्ट ने क्या किया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, इस नोशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बहुत सारे चेंजेस आए धीरे धीरे। समटाइम्स इट हैपेंड बिकॉज ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, कभी कभी जो एस्टेब्लिश ट्रूथ थे उसको चैलेंज किया गया साइंटिफिक डिस्कवरी के द्वारा, जैसे सच एज द वे ऑफ नोशन ऑफ रिलेटिविटी डिस्ट्रॉयड बाय द आइडियाज ऑफ टाइम एंड स्पेस। जैसे टाइम एंड स्पेस का हमारा जो आइडिया था कि टाइम एंड स्पेस जैसे फिक्स था और सेंट्रली एब्सोल्यूट उसको माना जाता था, तो जब रिलेटिविटी की आइडिया आई तो इसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जो थ्योरी थी। तो ऐसे जब रेनेसा आता है तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय होता है और कुछ ना कुछ ऐड होता है। तो एंड समटाइम्स फाइनली इट वाज कॉज्ड बाय इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक रिवॉल्यूशन, कभी कभी इंटेलेक्चुअल आर्टिस्टिक रिवॉल्यूशन आते हैं तो बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं बनती हैं रिवॉल्यूशन में। सच एज द वे मॉडर्निज्म इन द आर्ट्स इन द फर्स्ट 30 इयर्स ऑफ द सेंचुरी, 1900 से लेकर के देखें आप तो 1930 तक का जो पहला लगभग 30 साल था, वो मॉडर्निज्म के आने से आप देखेंगे तो आर्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस आए आपको। और इसने क्या किया, रिजेक्टेड द सच सेंट्रल एब्सोल्यूट्स एज हार्मनी इन म्यूजिक। जैसे इसके पहले पोएट्री वगैरह में आप देखेंगे तो म्यूजिक में हार्मनी होनी चाहिए, लय, रिदम, इन सबको रिजेक्ट कर दिया इन लोगों ने। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन नरेटिव, नरेटिव में क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, मतलब बच्चा पैदा हुआ तो बड़ा हो, फिर यंग हो, उससे बड़ा हो, फिर अधेड़ हो, फिर वृद्ध हो, ऐसा नहीं, इन्होंने स्टोरी कहीं से भी शुरू कर दी। तो ये जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वगैरह नरेटिव का था, इन सबको भी ब्रेक कर दिया। एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विजुअल वर्ल्ड इन आर्ट, और आर्ट में विजुअल वर्ल्ड का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। तो कुल मिला जुलाकर यहाँ पर बेरी साहब कह रहे हैं कि ये जो नोशंस है ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ऐसे ही जो इंटेलेक्चुअल इवेंट था उसको चेंज किया जब आए डेरिडा, और डेरिडा ने उन तीन लोगों के नोशंस को वैल्यू देना शुरू किया। In the resulting universe there are no absolute or fixed points। कह रहे हैं कि अगर हम बात करें कि क्या कोई फिक्स पॉइंट है, कोई एब्सोल्यूट है, तो हमारा जो रिजल्टिंग यूनिवर्स है, अगर हम इसमें बात करें तो कोई फिक्स्ड एब्सोल्यूट पॉइंट नहीं है। तो दैट द यूनिवर्स वी लिव इन इज डिसेंटर्ड, इसीलिए हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं, जैसा शुरुआत में हम लोगों ने बात करी, वो डिसेंटर्ड है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि हमारी धरती यहाँ शुरू हुई, यहाँ शुरू, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, मतलब हम कहाँ से एग्जिस्ट करते हैं। आर इनहेरेंटली रिलेटिविस्टिक, और थोड़ा सा अगर कहें तो
रिलेटिविस्टिक है, कहीं से जुड़े हुए हैं। इंस्टेड ऑफ मूवमेंट और डेविएशन फ्रॉम अ नोन सेंटर, ऑल वी हैव इज फ्री प्ले। किसी नोन सेंटर से डेविएशन जो है मूवमेंट होने के बजाय हम सबका एक फ्री प्ले है। प्ले एज द टाइटल ऑफ द एसे हैज इट। आप टाइटल भी देख रहे हैं ना, जिसमें इन्होंने साइन और उसका जो है प्ले बताया है। In the lecture, Derrida embraces this decentered universe of free play as liberating, just as Barth in the Death of the Author celebrates the demise of the author as ushering in an era of joyous freedom। जैसे रोला बार्थ ने अपने एसे में डेथ ऑफ ऑथर को एंजॉय किया, उसको सेलिब्रेट किया, वैसे ही अपने लेक्चर में अगर हम देखें तो डेरिडा ने डिसेंटर्ड यूनिवर्स को एक फ्री प्ले के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस न्यू डिसेंटर्ड यूनिवर्स। अब ये जो नया डिसेंटर्ड यूनिवर्स है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, तो उसको आर इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट। आप प्रेडिक्ट कर लें ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि डिसेंटर्ड यूनिवर्स है तो कॉन्सिक्वेंसेज आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट वी मस्ट एंडेवर नॉट टू बी अमंग दोज who turned their eyes away in the face of the it unnameable which is proclaiming itself। कह रहा है कि लेकिन हमें अपना मुंह भी नहीं मोड़ लेना चाहिए, कोई ऐसी चीज जो हमने अभी तक डिस्कवर नहीं की है उससे हम अपने आप को मोड़ लें, ये भी नहीं कर सकते। तो न्यूटन ने जैसे कि कहा है, आप लोग जानते ही हैं कि हम वो इंसान नहीं है कि हम क्या करें, कोई भी जो अब तक अननेमेबल कोई चीज है जो अपने आप को प्रोक्लेम कर रही है, अब हम उससे अपनी आंखें टर्न कर लें, उनमें से भी हमें नहीं बनना चाहिए। वी मस्ट फेस, हमें फेस करना चाहिए, चीजों को देखना चाहिए। दिस पावरफुल क्वेश्चन रिलीजियस अपील टू अस नॉट टू टर्न आवर आईज अवे फ्रॉम द लाइट। लाइट से हम अपनी आंखें हटा लें, प्रकाश से, इज टिपिकल ऑफ द ऑफन एपोकलिप्टिक टोन ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटिंग। और यही हमारे जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटिंग है उसका एक एपोकलिप्टिक टोन है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। दैट इज गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत है। चलिए, तो ये जो एपोकलिप्टिक टोन है, मतलब ये पूरी दुनिया नष्ट हो जाती है, ये वाला जो टोन है पोस्ट स्ट्रक्चरल राइटिंग का। इफ वी हैव द इम्प्लीकेशन वी विल, ये सब छोड़ दीजिए, we will enter this new Nietzschean universe where there are no guaranteed facts। जैसे नीचे साहब कहते, नीचे तो भाई मानते हैं कि नास्तिक थे, गॉड को मानते भी नहीं थे नीचे ना, कहते हैं देयर इज नो गॉड, गॉड है ही नहीं। तो नीचे का जो यूनिवर्स है, अगर हम उसकी बात करें तो हम एक ऐसी दुनिया में आते हैं जहां पर देयर आर नो गारंटी फैक्ट्स, कोई फैक्ट्स गारंटीड नहीं है, सही है कि नहीं है, वर्बल इंटरप्रिटेशंस, केवल इंटरप्रिटेशंस हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं, जैसे आप बोले कि सर क्या जो है आदमी खाना खाता है, तुम कहें हाँ, ये नहीं कह सकता कि खाता है, हाँ लेकिन कुछ जिंदा रहने के लिए उसको कुछ ना कुछ चाहिए, अपने शरीर को चलाने के लिए, तो समय समय पर कुछ ना कुछ अपने शरीर के अंदर ऐसी चीजें डालता है। तो ये क्या हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया। कोई भी गारंटेड फैक्ट्स नहीं है, इंटरप्रिटेशंस है। नन ऑफ द विच हैज द स्टैंप ऑफ अथॉरिटी अपॉन इट, कुछ ऐसा नहीं है जो अपनी अथॉरिटी रखता है उस पे। स्टिल देयर इज नो लॉन्गर एनी अथॉरिटेटिव सेंटर, क्योंकि कोई ऐसा अथॉरिटेटिव सेंटर है ही नहीं टू विश टू अपील फॉर वैलिडेशन ऑफ आवर इंटरप्रिटेशन, जहां पर हम वैलिडेशन के लिए कि हमारी बात सही है कि नहीं, उसके लिए हम अपील करें, ऐसी कोई अथॉरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसीलिए तो कहते हैं ना देयर इज नो गॉड, कि कोई गॉड ही नहीं है। तो नीचे कहते हैं कि ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जो हमारे इंटरप्रिटेशन को वैलिड ठहराए। तो इसीलिए कोई भी फैक्ट होता ही नहीं है, कुछ फैक्ट होता ही नहीं है, एवरीथिंग इज इंटरप्रिटेशन, सब कुछ जो है वो इंटरप्रिटेशन है। डेरिडा
की बात करें तो डेरिडा's राइज टू प्रोमिनेंस, डेरिडा इतना ज्यादा प्रसिद्ध जो हुए, कैसे हुए, वाज कंफर्म्ड बाय द पब्लिकेशन ऑफ 3 बुक्स बाय हिम। अब अंडरलाइन करके नोट कर लीजिएगा, 3 बुक इनकी हैं जो तीनों इनको बहुत फेमस बना देती हैं। अगले साल इनकी आई थी, मतलब 1966 के बाद से, इनका जो वर्ल्ड साइन प्ले वाला था उसके बाद इनकी जो 3 बुक आई थी, ट्रांसलेटेड एज स्पीच एंड फिनोमेना ऑफ, पहली जो इनकी बुक है दैट इज, चूंकि ये फ्रेंच में थी, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो स्पीच एंड फिनोमेना बन जाएगी। और दूसरी इनकी है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, और तीसरी इनकी है राइटिंग एंड डिफरेंस। बहुत ही फेमस तीनों बुक है, जिसमें ऑफ ग्रामेटोलॉजी तो बहुत ही फेमस है। ऑल ऑफ दीज बुक्स आर ऑन फिलोसॉफिकल रादर देन लिटरेरी टॉपिक्स, तो ये सब फिलोसॉफिकल है, लिटरेरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। बट डेरिडा's मेथड ऑलवेज इन्वॉल्व्स द हाईली डिटेल्ड डिकंस्ट्रक्टिव reading of selected aspects of other philosophers' works, and these constructive methods have been borrowed by literary critics and used in reading of literary works। क्योंकि डेरिडा का एक मेथड था कि ये दो दूसरे फिलोसफर थे, उनके वर्क्स को डिकंस्ट्रक्ट करके क्या करते थे, स्टडी करते थे। तो बहुत सारे राइटर्स ने जो है इनके मेथड को आगे चल के अडॉप्ट भी किया है और लिटरेरी वर्क्स पर अपने इंटरप्रिटेशंस वगैरह इनके माध्यम से दिए हैं। इसेंशियली बात करें तो इसेंशियली द डिकंस्ट्रक्टिव रीडिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट टेंड्स टू मेक देम emblems of the decentered universe we have been discussing। तो यही जो decentered universe अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, इसी को के एम्ब्लेम बनाने के लिए जो है डिकंस्ट्रक्शन को लाया गया। टेक्स्ट previously regarded as unified artistic artifacts are shown to be fragmented, self-divided and centerless। इसके पहले जो भी टेक्स्ट प्रीवियसली बहुत यूनिफाइड आर्टिस्टिक आर्टिफैक्ट्स माने जाते थे, उन सबको डिकंस्ट्रक्ट करके फ्रैगमेंट किया गया, सेल्फ डिवाइड किया गया और सेंटरलेस पाया गया। दे ऑलवेज टर्न आउट टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मॉन्स्टर्स बर्थ प्रेडिक्टेड एट द एंड ऑफ स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले। तो अब यहाँ पर कुछ ये स्टॉप एंड थिंक कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि आप जब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आप डेरिडा की बुक ऑफ ग्रामेटोलॉजी पढ़ेंगे तो इसको आप पढ़ेंगे तो द स्लोगन, इसमें एक स्लोगन है, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, टेक्स्ट से बाहर कुछ भी नहीं है, इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली कोटेड लाइन फ्रॉम दिस बुक, but it is usually quoted out of context to justify a kind of extreme textualism whereby it is held that all reality is linguistic, so that there can be no meaningful talk of real world which exists without question outside language। अब इनकी ये जो लाइन है, there is nothing outside the text, बहुत सारे लोग जो एक्सट्रीम टेक्सचुअलिज्म में विश्वास रखते हैं, इस लाइन को कोट करके जो है अपने चीज को कॉन्स्ट्रक्ट को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन इनका जो कहने का अर्थ है कि इस दुनिया में जो भी जितनी भी रियलिटी है, सब रियलिटी क्या है, ऑल रियलिटी इज लिंग्विस्टिक्स। हाँ, सब रियलिटी लिंग्विस्टिक्स है, लिंग्विस्टिक्स से बाहर कोई रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इनका कहना है। इट इज बिकमिंग कॉमन टुडे टू डिनाई दैट सच अ व्यू इज द वन एक्चुअली पुट फॉरवर्ड बाय डेरिडा, and while I do not recommend that you attempt to tackle the whole book at this stage, you could put yourself considerably ahead of many commentators and critics by acquiring a detailed knowledge of the section of the book in which this remark occurs using the intensive reading टेक्निक। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपने रीडर्स को बता रहे हैं पीटर बेरी साहब कि अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि अब आप इनकी बुक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए डेरिडा के, बल्कि कह रहे हैं कि आप इनका जो ये पार्ट है जहां पर इन्होंने ये कहा है कि देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, जो है इतना वाला केवल पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए, आप और बच्चों से काफी आगे रहेंगे। द सेक्शन इज सबहेडेड द एग्जॉर्बिटेंट क्वेश्चन ऑफ मेथड, और ये सेक्शन जो है उसको सब हेडिंग दिया गया है क्या, द एग्जॉर्बिटेंट क्वेश्चन ऑफ मेथड। यही कह रहे हैं कि आप पढ़ लीजिए, इतना जो है आपको पर्याप्त है। पूरी बुक में इस समय नहीं कहूंगा कि आप पढ़िए। अब ये किसके बारे में है तो ये देखते हैं। डेरिडा इज राइटिंग इन दिस सेक्शन अबाउट रूसोज एसे। तो इस सेक्शन में जो द एग्जॉर्बिटेंट क्वेश्चन वाला सेक्शन है,
इस सेक्शन में डेरिडा रूसो के एक एसे की बात कर रहे हैं। रूसो का एसे है किसके बारे में? एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेजेस, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बट ही स्टॉप्स टू क्वेश्चन हिज ओन मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग दिस टेक्स्ट, लेकिन वो इस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने का जो उनका मेथड है उस पर ही क्वेश्चन करते हैं। एंड हियर द नेचर ऑफ ऑल इंटरप्रिटेशन, और यही हर एक इंटरप्रिटेशन का नेचर भी है कि जो आपका मेथड है आप उस पर क्वेश्चन करिए। ही डिबेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द सप्लीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है कि सप्लीमेंट ये टर्म कौन दिया है, कहां दिया है, तो ध्यान रखिएगा, डेरिडा का है। कॉन्सेप्ट ऑफ द सप्लीमेंट, सप्लीमेंट है क्या, यहां पर ये कॉन्सेप्ट का जिक्र करते हैं, दैट इज सप्लीमेंट। सप्लीमेंट है क्या? अ वर्ड विच इन फ्रेंच कैन आल्सो मीन अ रिप्लेसमेंट, फ्रेंच में इसका मतलब रिप्लेसमेंट होता है। एग्जाम आप जाते हैं सप्लीमेंट कॉपी ले देते हैं। इन द सेंस दैट लैंग्वेज रिप्लेसेस आर स्टैंड्स इन फॉर रियलिटी, इसका मतलब अगर अर्थ में बात करें तो लैंग्वेज रियलिटी को सप्लीमेंट करती है, रिप्लेस करती है और उसकी जगह ले लेती है। दिस आइडिया इज आउटलाइंड इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग पेजेस ऑफ ग्रामेटोलॉजी, और ये आइडिया इनकी जो ऑफ ग्रामेटोलॉजी है जो 1967 में आई थी, 1967 में, टाइम थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस बुक में इनके ये आइडिया इन्होंने दिया हुआ है पेज नंबर 141 से 57 तक में। But what exactly is the nature of this standing in, since the person writing is inscribed in an determined textual system, which is to say that we all inherit language as a ready-made system with its own history, philosophy and so on already built in. कह रहे हैं कि लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो नेचर ऑफ दिस स्टैंडिंग इन है, इसकी अगर हम बात करें तो क्या द पर्सन राइटिंग इज इंस्क्राइब्ड इन अ डिटरमाइंड टेक्सचुअल सिस्टम, जो पर्सन राइट कर रहा है क्या वो एक डिटरमाइंड टेक्सचुअल सिस्टम में इंस्क्राइब किया गया है? कहने का अर्थ ये है कि हम जो कुछ भी हमने सीखा वो रेडीमेड था, हमने लैंग्वेज को एज ए रेडीमेड सिस्टम पाया विथ इट्स ओन हिस्ट्री, इसकी अपनी हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बिल्ट इन थी। जैसे मोबाइल फोन आता है, बहुत सारे एप्लीकेशन बिल्ट इन आते हैं। इन दिस सेंस वन माइट आर्ग्यू दैट वी डोंट एक्सप्रेस आवरसेल्फ इन वर्ड्स, इस सेंस में कहें तो हम वर्ड्स में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते मियरली सम एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, बल्कि लैंग्वेज के कुछ एस्पेक्ट्स में ही हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारी चीजें जो है ऑलरेडी हमें दे दी जाती हैं, हम उसी से प्रभावित होते हैं। यहां पर ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। द राइटर राइट्स इन अ लैंग्वेज एंड इन द लॉजिक हुज प्रॉपर सिस्टम्स, लॉज एंड लाइफ हिज डिस्कोर्स बाय डेफिनेशन कैन नॉट डोमिनेट एब्सोल्युटली। कह राइटर जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज में लिखता है और एक ऐसी लॉजिक में लिखता है जिसका प्रॉपर सिस्टम, लॉ जो है एंड लाइफ हिज डिस्कोर्स, अपने डिस्कोर्स में बाय डेफिनेशन कैन नॉट डोमिनेट एब्सोल्युटली, जो है एब्सोल्युटली उसको डोमिनेट नहीं कर सकती, मतलब उसके जो अपने विचार हैं वो उसको डोमिनेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे लैंग्वेज एंड लॉजिक में लिखता है। He uses them by only letting himself, उसको यूज करता है अपने आप को गायब करके, letting themselves after a fashion and up to a point, केवल किसी पॉइंट पर या किसी एक फैशन चल रहा है उसी को कॉपी करके करता है। बी गवर्न बाय द सिस्टम, वो सिस्टम से गवर्न होता है, उसको पता नहीं, वो अपनी बातें नहीं लिख रहा है। एंड द रीडिंग मस्ट ऑलवेज एम एट अ सर्टेन रिलेशनशिप अनपरसीव्ड बाय द राइटर, और रीडिंग जो होती है वो उस रिलेशनशिप पे मार्क करनी चाहिए जिसको रीडर ने भी ध्यान नहीं दिया, राइटर ने भी, between what he commands and what he does not command of the patterns of the language that he uses, बल्कि कोई जो राइटर है उसका क्या कमांड है और क्या कमांड नहीं है, उसके बीच में जो पैटर्न है एग्जिस्ट करता है उसको स्टडी करने का काम रीडर को करना चाहिए। दिस रिलेशनशिप, और यही जो रिलेशनशिप है, इज नॉट अ सर्टेन क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शैडो एंड लाइट, of weakness or force, but a signifying structure that critical reading should produce, और यही एक जो लाइट है, कह सकते हैं एक नॉलेज है जो आपको क्रिटिकल रीडिंग प्रोवाइड करती है। मतलब अगर आपके अंदर क्रिटिकल रीडिंग है
तो राइटर ने जो लिखा है, जो उसका पैटर्न है लिखने का, और एक जो न लिखने का उसका पैटर्न है, उन दोनों के बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस को आप तभी रीड कर सकते हैं जब आप क्रिटिकल रीडिंग के हों, तभी आप इसको कर सकते हैं। और ये जो शैडो है उसके बीच का, शैडो और लाइट दोनों को तभी आप स्टडी कर सकते हैं जब आप क्रिटिकल रीडिंग के हो। तो ये डेरिडा का एक पैसेज है ग्रामेटोलॉजी में। चलिए इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वही है इनका, आप ग्रामेटोलॉजी से टेक्स्ट लिया गया है, इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा। फिलहाल अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, सम प्रैक्टिकल डिफरेंसेस। तो इनके बीच में कुछ प्रैक्टिकल डिफरेंसेस हैं, उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे इसके बारे में, लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप जो है पढ़ते रहिए, इसको रिवाइज करिए, 2-3 बार 4 बार आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। हो सकता है कुछ चीजें उतने अच्छे से मैं इंटरप्रेट नहीं कर पाया हूँ, आपको नहीं समझ में आया है, तो आप जरूर मुझे बताइएगा कौन सा चीज आपको नहीं समझ में आया, तो उस पर मैं और स्टडी करूंगा, और सिंपल तरीके से कैसे आपको समझा सकता हूँ वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मेरा पर्पज ये है कि इस बुक में जो लिखा हुआ है कोशिश करूं उसको आपको समझा दूं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हो जाए। बाकी और भी इस पे जो कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। एंड मोस्ट नेसेसरी क्या है आपके लिए, सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो हमारे चैनल को थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह जरूर वीडियोस को कर दिया करिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर ड्रॉप किया करिए, एंड हमारे चैनल हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, एंड फ्रॉम देयर यू कैन अवेल ऑल द कोर्सेज अवेलेबल, जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।